चलिए 2 मिनट बचा है तो स्टार्ट करते हैं। 5 बज ही गया लगभग। तो मैं स्पर्श श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति का मेंबर भी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वेबिनार का ट्रांसजेंडर राइट्स एंड सोशल जस्टिस लॉ। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल रहेगा मेरा कि ट्रांसजेंडर राइट्स से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी एनीवन? कि ट्रांसजेंडर राइट्स का मतलब क्या है? चलिए ट्रांसजेंडर राइट्स छोड़िए, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं? इसमें से आप में से कोई बता सके? चलिए ठीक है। आगे जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। तो ट्रांसजेंडर राइट्स एंड सोशल जस्टिस लॉ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आज देखा जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस देखा जाएगा एंड पॉलिसी एडवोकेसी देखी जाएगी। तो पार्ट 1 फाउंडेशंस, आइडेंटिटी, लैंग्वेज और फ्रेमवर्क। तो जो लीगल पर्सोना है आइडेंटिटी का, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन। तो आज के समय में अभी भी जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको हीन भावना से कई लोग देखते हैं। बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी, इंटरनल साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ बीइंग अ मेल, कि अंदरूनी तौर पे कोई व्यक्ति अपने आप को मेल समझ रहा हो या फीमेल समझ रहा हो या ट्रांसजेंडर समझ रहा हो, ठीक है, जो कि भिन्न हो सकता है यानी कि अलग हो सकता है उसके एक्चुअल जेंडर से, जो उसको जन्म के जब पैदा हुआ है तो उसको असाइन किया गया है, उसको दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, आदमी पैदा हुआ है लड़का, और उसको साइंटिफिकली लड़का क्या कहते हैं जेंडर असाइन कर दिया गया बाय डॉक्टर्स, बट वो अपने आप को समझता क्या है? अपने आप को लड़की समझता है अंदर से कि ट्रांसजेंडर समझता है। तो इसी चीज को जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं, जो कि कई मामलों में इससे रिलेटेड असली जेंडर से अलग हो सकती है। तो सेकंड इसका टॉपिक है जेंडर एक्सप्रेशन। तो एक्सटर्नल सिग्नलिंग ऑफ आइडेंटिटी थ्रू बिहेवियर, कि आपकी बॉडी क्या है, शरीर कैसा है, लड़के का है लड़की का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है लीगल पर्सोना में। आप बिहेव किस तरीके से कर रहे हैं, कपड़ा कैसा पहन रहे हैं, या फिर कैसी आवाज है आपकी, ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं आपके, जो आप बाकी दुनिया को दिखाते हैं, उसको जेंडर एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो जो सोशल जस्टिस लॉ होता है वो जेंडर एक्सप्रेशन को पर्सनल लिबर्टी का ही एक एक्सटेंशन मानता है और इसी को प्रोटेक्ट करता है लॉ। तो नेक्स्ट है सब्सटैंटिव इक्वालिटी फ्रेमवर्क। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी फ्रेमवर्क में क्या है? ये कोई ऐसी चीज है जो फॉर्मल इक्वालिटी, जो हम लोग समझते हैं कि इक्वालिटी का ये नोशन होना चाहिए, उससे अलग होता है। जैसे सोशल जस्टिस लॉ होता है, वो फॉर्मल इक्वालिटी को रिजेक्ट करता है। जैसे रूल ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है, जो लॉ स्टूडेंट से पढ़ते हैं, कि हर कोई कानून के समान इक्वल है।
तो यहीं पे जो सोशल जस्टिस की बात आती है, सोशल जस्टिस लॉ की, तो वो हर किसी को समान रूप से नहीं देखता है। सोशल जस्टिस इक्वालिटी या सोशल जस्टिस लॉ हर किसी को जो सिस्टमैटिक बैरियर्स होते हैं सोसाइटी में, उसको एड्रेस करने का काम करता है। उससे जो हर्डल्स होते हैं किसी के ग्रोथ में या किसी के एक्सप्रेशन में, उसको अलग करता है, उसको सॉल्व करता है। तो उसको सब्सटैंटिव इक्वालिटी बोलते हैं। तो जैसे जो हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन है उसको रेमेडी किया जाता है। अब जैसे ग्लोबल दुनिया का एक एग्जांपल लेते हैं, जो अमेरिकन अफ्रीकन लोग होते हैं, नीग्रो पीपल होते हैं, उनको पहले गुलाम के तौर पे जो वाइट स्किन लोग थे उनको रखते थे, उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। तो इस तरीके के हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन एक डिवाइड पैदा होता था, तो उसको रेमेडी करके आज के टाइम पे ठीक किया गया, उनको भी राइट्स दिए गए काफी सारे। तो एक एग्जांपल ये है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि हम अपने आप को क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, और दुनिया को किस नजर से खुद को दिखाना चाहते हैं, उसको अफर्म करता है। और जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर कम्युनिटी के अगेंस्ट, जैसे कि ब्लैक पीपल के लिए होता था, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए होता था, उससे बचाव करता है। तो सेम यहीं पे जो एलजीबीटी और ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जो सोशल जस्टिस लॉ होता है सेम उसी तरीके से काम करता है। तो पार्ट सेकंड में आते हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो इसको कहते हैं योगा कर्ता प्रिंसिपल्स। तो योगा कर्ता प्रिंसिपल्स में जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड हैं, एक मानक बनाया गया है, उसमें प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 9 और प्रिंसिपल नंबर 18 ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स तय करता है पूरी दुनिया भर में। तो प्रिंसिपल नंबर 3 में दिया गया है कि राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को। तो आइडेंटिटी इज इनहेरेंट एंड द लॉ मस्ट रिस्पेक्ट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विदाउट मेडिकल क्राइटेरिया, कि आइडेंटिटी इनहेरेंट होती है, ठीक है। और जो कानून होता है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि हम अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी मेडिकल क्राइटेरिया को हटा के या फिर बिना मेडिकल क्राइटेरिया के। ये प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है। प्रिंसिपल नंबर 9 जो दिया गया है ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड का, राइट टू सिक्योरिटी इन डिटेंशन, कि अगर आप कोई क्राइम किए हैं या आपको डिटेन किया गया है पुलिस अथॉरिटी द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा, तो उसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी साथ में। और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वायलेंस एंड हैरेसमेंट विद इन सर्सीरियल एंड प्रिजन सिस्टम, कि अगर जेल में है तो आपको, आपके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई आपको हरास नहीं करेगा। तो ये प्रिंसिपल नंबर 9 था। अब प्रिंसिपल नंबर 18 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेडिकल अब्यूज। जो मेडिकल अब्यूज होता है ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का, जैसे स्टेरिलाइजेशन हो गया या पैथोजेनाइजेशन हो गया जेंडर का, या फिर डाइवर्स आइडेंटिटीज का, उसको रोकता है। ये प्रिंसिपल 18 में जैसे जेंडर अफर्मेशन सर्जरीज होती हैं, या फिर आपका कैंप्स होते हैं जेंडर अफर्मेशंस के, कि जबरदस्ती आप अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन जो आपका फिजिकल ट्रेट है, जो आपकी बॉडी है, उसी के हिसाब से आपको जबरदस्ती बोला जाता है कि आप लड़का हैं तो लड़के बन के रहिए। तो प्रिंसिपल नंबर 18 उसको प्रोहिबिट करता है। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मैंडेट इस समय क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि टू बी हु वी आर इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि जो हम हैं
उसी तरीके से हम रहना चाह रहे हैं, तो वो हमारा मौलिक ह्यूमन मानवाधिकार है, मौलिक मानवाधिकार। जेंडर आइडेंटिटी इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। तो जो जेंडर आइडेंटिटी है कि हम अपने आप को किस आइडेंटिटी, किस जेंडर से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो हमारा ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी का कोर है, कोर प्रिंसिपल है, और प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ। और ये सब चीजें इंटरनेशनल लॉ के द्वारा संरक्षित की गई हैं, प्रोटेक्ट की गई हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है, इस समय का ग्लोबल मैंडेट यही चल रहा है। पार्ट 3 में चलते हैं अब। पार्ट 3 में आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स, द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर्स क्या हैं इसमें? अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19। जैसे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिकॉग्निशन दैट personhood is not restricted by binary sex, ensuring equal protection for all। कि जो पर्सनहुड है, कि हम क्या हैं और खुद को अपनी नजर में क्या देखते हैं, किस जेंडर से देखते हैं, वो बाइनरी जेंडर की मेल या फीमेल के बंधन में नहीं बंधा हुआ है। और आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि सबको बराबर संरक्षण मिले, प्रोटेक्शन मिले कानून का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या कोई भी अदर जेंडर हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देता है भारत का संविधान। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में सेक्स को इंटरप्रेट, मतलब सेक्स की जेंडर की व्याख्या की गई है कोर्ट्स के द्वारा, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी को नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज के रूप में देखा गया है। तो जेंडर आइडेंटिटी वही कि सिर्फ मेल या फीमेल नहीं, उसके अलावा भी अगर कोई जेंडर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी इस जेंडर यानी सेक्स की डेफिनेशन में आता है। अब आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत का संविधान कहता है, तो द फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस जेंडर थ्रू स्पीच, अटायर एंड पर्सनल कंडक्ट, कि ये हमारा मौलिक अधिकार है खुद को एक्सप्रेस करने का, क्या चीज हम बोल रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, या फिर जो हमारा पर्सनल कंडक्ट है उसके थ्रू। तो सबसे मेन टॉपिक है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21 द लिविंग क्लॉज। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी में पर्सनल ऑटोनॉमी भी आती है। तो जैसे कोर्ट्स हैव रूल्ड दैट द राइट टू चूज वंस आइडेंटिटी इज इंटीग्रल टू द राइट टू लाइफ, कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें माननीय न्यायालय इसमें आदेश दे चुके हैं या फिर डिक्री दिए हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को क्या चुनते हैं वो हमारा राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। वो हमारा अधिकार है कि हम खुद को मेल समझते हैं, फीमेल समझते हैं, ट्रांसजेंडर समझते हैं, कि कौन सा कोई फोर्थ जेंडर है, फिफ्थ जेंडर है, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। विदाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन आइडेंटिटी, without self-determined identity, the right to life is hollow and devoid of dignity। कि सेल्फ डिटरमाइंड आइडेंटिटी हमारी जो है, उसके बिना जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में जो दिया गया है, वो खोखला और डिग्निटी खोखला रह जाएगा और उसमें कोई डिग्निटी नहीं रहेगी। पार्ट 4 लैंडमार्क ज्यूरिस्प्रूडेंस, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ जस्टिस। तो पार्ट 4 में आपका दिया हुआ है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2014 का। तो नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी, वो जो थर्ड रिकॉग्नाइज की थी कि थर्ड जेंडर जो है
वो आइडेंटिटी है एक, और वो लाई करता है आर्टिकल 21 के हार्ट में। तो जैसे द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर एंड अफर्म दैट आइडेंटिटी लाइज एट द हार्ट ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन, कि जो आइडेंटिटी है कि हम अपने आप को किस जेंडर के रूप में देखते हैं या समझते हैं, वो आर्टिकल 21 का हार्ट है, कोर है। तो आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन उसमें मिलती ही मिलती है हमेशा। तो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश हो गया यहाँ पे, कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने आप को किस जेंडर से आइडेंटिफाई वो कर रहा है, चाहे जन्म के जन्म के समय उसका जेंडर डॉक्टर्स के अलावा चाहे मेल लिखा गया हो चाहे फीमेल लिखा गया हो। लेकिन आर्टिकल 21 में आपको अधिकार देता है कि आप कौन से जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। मैंडेटेड दैट लीगल जेंडर रिकॉग्निशन ऑन आईडीज, ठीक है, जो लीगल जेंडर है उसका रिकॉग्निशन आईडीज पे भी मैंडेट कर दिया गया है कि अगर ट्रांसजेंडर है तो वो आप लिखिए, और अगर कोई और जेंडर है तो वो भी आइडेंटिटी कार्ड पे आईडीज में लिखा जाएगा। इक्वालिटी फॉर ट्रांस पर्सन्स इन द स्टेट पॉलिसी, जो भी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उसमें ट्रांसजेंडर लोगों के लिए इक्वालिटी लाने का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना ही होगा। इक्वालिटी ट्रांस पर्सन्स को भी उसमें ऐड करना होगा। तो इस केस का ये सब निर्णय निकला था। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल लीगल प्रेसिडेंट्स की, दुनिया भर में क्या क्या प्रेसिडेंट्स इस समय चल रहे हैं लीगल में। तो केस लॉ था बॉस्टॉक वर्सेस क्लाइटन का, जो यूएस से 2020 का केस है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन फॉर ट्रांस वर्कर्स अंडर सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट के अंतर्गत जो ट्रांस पीपल हैं, ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन दिया गया था। गुडविन वर्सेस यूके का एक केस है, ये ECHR का, यूरोपियन काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स का, कि राइट टू प्राइवेट लाइफ रिक्वायर्स लीगल बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट्स, कि जो प्राइवेट लाइफ का जो अधिकार है वो क्या रिक्वायर करता है कि जो लीगल बर्थ सर्टिफिकेट है आपका उसको आप अपडेट कराएं। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर का केस है इंडिया का 2018 का, जिसमें जो आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, कि वो अब अपराध नहीं रह गया है। सितंबर वर्सेस सबरमनी का केस था साउथ अफ्रीका का 2019 का, जिसमें राइट्स ऑफ ट्रांस प्रिजनर्स टू जेंडर अफर्मेशन केयर इन प्रिजन, की जो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं उनको जेंडर अफर्मेशन केयर मिलेगा जेल में। तो ग्लोबल प्रेसिडेंट्स ये सेट हो गए हैं आज के समय पे। आगे चलते हैं, नवतेज जोहर एंड प्राइवेसी का केस देखते हैं, जिसमें डिसीजनल ऑटोनॉमी दी गई थी। तो द नवतेज सिंह जोहर जजमेंट 2018 में struck down section 377 of IPC, affirming that state cannot criminalize innate identities। जो सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो उसमें साफ साफ एक ये मैसेज जाता है कि जो जेंडर इन्नेट आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे थर्ड जेंडर हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपराध के रूप में नहीं देख सकती है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती है। तो इट reinforced that constitutional morality must prevail over social morality, कि जो सोशल मोरालिटी है उस पे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल करेगी, हमेशा उससे ज्यादा भार संवैधानिक मोरालिटी का रहेगा। तो आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ पर्सन्स
डिसीजनल प्राइवेसी, शील्डिंग प्राइवेट चॉइसेस फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी। तो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया गया है पर्सन के, किसी व्यक्ति के डिसीजनल प्राइवेसी पे, कि खुद के स्वयं हम क्या खुद को देखना चाह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और जो प्राइवेट चॉइसेस हैं इंडिविजुअल्स की, पब्लिक की, उसको प्रोटेक्ट किया गया है पब्लिक स्क्रूटनी से, कि समाज क्या बोल रहा है और जनता क्या बोल रही है। कि आज के समय में जो लोग हैं, जनता है, उनकी नजर में जो ट्रांस पीपल होते हैं या कोई अगर अदर आइडेंटिटी से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं जो लोग, उनको जनता और सोसाइटी आज भी ये मेंटल पेशेंट, मतलब दिमागी रूप से बीमार के तौर पे देखती है, जो कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको प्रोटेक्ट करता है। पार्ट 5, स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म्स, लेजिस्लेशन एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 में आया था, जो ट्रांसजेंडर लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनके मौलिक अधिकार दिलाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इस अधिनियम में। तो उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो मेन है वो क्या क्या है, ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। तो इस एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी आपको दिया जाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि आप ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और कैसे किया जा सकता है, ये अभी भी एक्टिव है और नेशनल पोर्टल्स के द्वारा किया जाता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें सेक्शंस भी जोड़े गए हैं, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा या आपके खिलाफ, ट्रांसजेंडर पीपल के खिलाफ कोई वायलेंस कमिट करेगा, क्राइम कमिट करेगा, तो उसको क्रिमिनली पिनलाइज भी किया जाएगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोहिबिशन इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स। तो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जॉब्स में इनको डिस्क्रिमिनेशन जो झेलना पड़ता था, जो बुलिंग झेलनी पड़ती थी इनको, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। तो कंप्लायंस अभी भी चल रहा है इसका। नेशनल काउंसिल, एनसीटीपी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल का गठन किया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एडवाइजरी और ओवरसाइट बॉडी है कि जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनके खिलाफ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको सुविधाएं लोगों की, बाकी आम लोगों की तरह मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स आते हैं उसमें ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में, लोगों के बारे में सोचा गया है कि नहीं गया है। ये सब चीजें ओवरसाइट करती है ये बॉडी, और साथ ही साथ एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी वर्क करती है कि जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनके कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है सरकार, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लॉज बनने चाहिए, इसके लिए एडवाइस भी कर सकती है। तो ये जो बॉडी है वो स्टैब्लिश कर दी गई है, बना दी गई है और अपना काम बखूबी कर रही है इस समय। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, कि हाउसिंग, सब्सिस्टेंस एंड हेल्थ केयर आपको मिले, उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो इसमें क्या है, जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन अभी भी मास ज्यादा बड़े स्केल पे इस सब चीजों को नहीं अपनाया गया है। तो जो ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट 2019 है उसमें कुछ गैप्स भी हैं। तो वो क्या क्या गैप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मेडिकलाइजेशन हर्डल्स बहुत सारे हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स स्टिल ऑफन रिक्वायर इंट्रूसिव मेडिकल प्रूफ्स डिस्पाइट जुडिशियल मैंडेट्स फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा ट्रांसजेंडर पीपल का कि आप ट्रांसजेंडर हैं, उसमें अभी भी मेडिकल प्रूफ की जरूरत पड़ती है इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, अभी आपको बताया था। वो मैंडेट करता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी भी हो रहा है। मेडिकल प्रूफ की जरूरत पड़ रही है इसके लिए। बाइनरी बायस, नेक्स्ट गैप है बाइनरी बायस का। ऑफिशियल सिस्टम स्ट्रगल टू इंटीग्रेट नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज बियॉन्ड द थर्ड जेंडर अम्ब्रेला। कि जो ऑफिशियल सिस्टम है, अभी भी जो नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज हैं मेल और फीमेल के अलावा और थर्ड जेंडर के अलावा, उसके आगे नहीं पहुंच पा रही है और इंटीग्रेट नहीं कर पा रही है कि और कितनी आइडेंटिटीज उसमें ऐड होगी या ऐड किया जाए। वर्क प्लेस स्टिग्मा अभी भी है। फॉर्मल पॉलिसी एग्जिस्ट बट रीजनेबल एकोमोडेशन एंड बायस फ्री हायरिंग रिमेन रेयर इन प्रैक्टिस। पेपर्स में तो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है, प्रैक्टिस में क्या है? अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जितने भी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट एंटिटीज हैं, वो ट्रांसजेंडर पीपल को हायर करने में झिझकते हैं। लोअर पेनल्टीज, अब ये भी सबसे बड़ी कमी है इस एक्ट की कि जो पेनल्टीज, क्रिमिनल पेनल्टीज, स्टैट्यूटरी पेनल्टीज दी गई हैं सेक्सुअल वायलेंस के लिए जो ट्रांस पीपल के खिलाफ किया जा रहा है, यौन हमला, यौन शोषण जो ट्रांसजेंडर लोगों पे होता है, उसमें जो पेनल्टीज दी गई हैं वो बहुत ही कम है अगर कंपेयर करें सिस जेंडर वुमेन से। जो नॉर्मल वुमेन होती हैं, नॉर्मल लड़कियां होती हैं, जो पैदा भी लड़की ही होती हैं और खुद को आइडेंटिफाई भी एज अ वुमेन करती हैं, एज अ लड़की या औरत करती हैं, तो अगर उन पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहा है कोई, तो पेनल्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर वुमेन है कोई, तो पेनल्टीज बहुत ही कम लगाई गई हैं, जिससे अपराध को रोकना ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब पार्ट 4 में चलते हैं। सोशल जस्टिस प्रैक्टिस की बात करते हैं अब। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो पहले हम लोग देखते हैं मॉडल्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो जो वर्टिकल मॉडल होता है अफर्मेटिव एक्शन का, जो प्रपोज किया गया है, वो आप ऊपर देख सकते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मॉडल दिया गया है कम्युनिटी प्रेफरेंस का, उसका भी आप देख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मॉडल जो है वो cuts across all caste and ensures intersectional justice for the most marginalized members of the community। कि जो भी सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो सबसे ज्यादा कम कम्युनिटी के कम लोग हैं, उनको इंटरसेक्शनल जस्टिस हॉरिजॉन्टल मॉडल से ही मिल सकता है, जिसमें कास्ट वगैरह के बारे में कोई चीज नहीं है। अभी वर्टिकल मॉडल हम लोग देखते हैं जिसमें कास्ट भी मेंशन होता है, सेक्स भी मेंशन होता है, तो उससे थोड़ा सोशल जस्टिस को पान का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। अगर इसमें से कास्ट बेस्ड चीजें हम लोग हटा देंगे, कास्ट जनरलाइजेशन हटा देंगे, तब जो सोशल जस्टिस सिस्टम होता है, सोशल जस्टिस होता है, वो मोर इफेक्टिवली काम कर सकता है। आगे चलते हैं हेल्थ केयर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लें। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक था हेल्थ केयर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। तो डीपैथोजोनाइजेशन, सॉरी डीपैथोलॉजाइजेशन, थोड़ा ऐसा वर्ड है, टंग स्लिप कर जा रही है, सॉरी। तो बेसिकली ये होता क्या है, मॉडर्न सोशल जस्टिस लॉ जो होते हैं वो किस चीज पे एम करते हैं कि जो साइकेट्रिक गेट कीपिंग होती है उसको डिसमेंटल किया जाए। तो साइकेट्रिक गेट कीपिंग मॉडल क्या होता है, तो जो ये बेसिकली वो चीज होती है जो इससे जेंडर अफर्मिंग केयर हो गया, या फिर ऐसे कैंप्स हो गए जैसे पहले भी बताया था, जिसमें जो जेंडर आपको बर्थ के टाइम पे दिया गया है
उसी को वापस से क्या कहते हैं, आपको जबरदस्ती समझाया जाता है, बोला जाता है कि इसी में रहिए, यही है चीजें वगैरह एक्सेट्रा। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीजें। तो मॉडर्न सोशल जस्टिस लॉ एम्स टू डिसमेंटल द साइकेट्रिक गेट कीपिंग मॉडल। आइडेंटिटी इज अ ह्यूमन वेरिएशन, नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि जो अपने आप को बर्थ के दौरान जो आइडेंटिटी मिली है, सेक्स मिला है या जेंडर मिला है, उससे हट के अगर खुद को देखते हैं लोग, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म एज अ मेल हुआ था और मेरे सब सर्टिफिकेट्स में मेल दिया गया है, लेकिन मैं अपने आप को फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो इसको लोग मेंटल डिसऑर्डर के रूप में भी देखते हैं। तो हेल्थ केयर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट में डीपैथोलॉजाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मॉडर्न सोशल जस्टिस लॉ है वो यही काम करता है कि साइकेट्रिक गेट कीपिंग को डिसमेंटल करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चली आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई खुद को मेल है, फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है वो साइकेट्रिक गेट कीपिंग करके उसको दबा के रखती है, नहीं तुम लड़के हो, लड़के के तौर पे ही रहो, वैसा ही पहनावा रखो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंडियन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको आसपास में देखने को मिल सकती हैं ये सारी चीजें। तो आइडेंटिटी इज अ ह्यूमन वेरिएशन, कि जो इस चीज से हम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक ह्यूमन वेरिएशन है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है वो। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? राइट टू जेंडर अफर्मिंग केयर है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वर्जन थेरेपी है, कन्वर्जन थेरेपी कैंप्स भी चलते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है ये मॉडर्न सोशल जस्टिस लॉ में। और इंक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर मेल फीमेल यही दो बाइनरी जेंडर्स को लेके चलती हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो हेल्थ पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें ट्रांसजेंडर पीपल और भी कोई जेंडर हैं कई सारे, उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाए और इंक्लूसिव वे में लेके सबको चला जाए। वर्कफोर्स इंटीग्रेशन मैट्रिक्स पे भी एक बार नजर डाल देते हैं। जो आप पाई चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आपका दिया गया है जितने भी वर्कर्स हैं किसी कॉर्पोरेट एंटिटीज में या फिर जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट रेट में, तो अगर 100% लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं तो उसमें से 12% ही ट्रांसजेंडर हैं, तो इनका एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम होता है आज के टाइम पे। तो जो लॉ है वो मैंडेट करता है रीजनेबल एकोमोडेशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट हायरिंग। तो जो सोशल जस्टिस लॉ है, मॉडर्न सोशल जस्टिस लॉ, वो ये मैंडेट करता है कि कॉर्पोरेट में जितने भी लोग हायर हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट हो रहा है, तो उसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले नौकरी की, एक अच्छे जीवन की, जो कि प्रैक्टिस में इस समय कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर लोगों को हायर करने से या नौकरी देने से हिचकते हैं, और इसी चीज को सोशल जस्टिस लॉ दूर करने में लगा हुआ है। तो चलिए है पार्ट 4 में चलते हैं, कंटेम्पररी बैटल्स, इवॉल्विंग फ्रंटियर्स ऑफ लॉ। तो इवोल्यूशन ऑफ एडवोकेसी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एक टाइमलाइन दी हुई है, कॉलोनियल ईरा, पोस्ट 2010, 2010 के बाद का जो एरा है, और करंट एरा है जो इस समय चल रहा है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है या फिर क्या प्लान है, क्या होना चाहिए। तो कॉलोनियल ईरा में तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 था, जिसमें जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको पनिशेबल क्राइम के रूप में देखा गया था, उसको अपराध माना जाता था।
लेकिन 2010 के बाद का जो एरा है, जो 2014 का केस हम बताए थे, आप याद कीजिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो उसमें पर्सनहुड को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था, और आप अपने आप को किसी भी जेंडर आइडेंटिटी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो करंट एरा है वो क्या चल रहा है? स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स एंड मैरिज इक्वालिटी लिटिगेशन। स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स तो चल गए हैं, ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट 2019 आने के बाद और नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल बनने के बाद स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स तो आ गए, लेकिन अभी भी शादी में इक्वालिटी, जैसे लड़का लड़की शादी करते हैं, वैसे कई ट्रांसजेंडर लोग भी हैं जो शादी करना चाहते हैं। तो इस शादी के इंस्टीट्यूशन में इक्वालिटी लाने के लिए लिटिगेशन अभी भी चल रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, 1-2 साल पहले का ही केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शादी को लेके दो ट्रांसजेंडर लोग थे, वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई लॉ है ही नहीं इस समय इंडिया में जो इस मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल डाला, उस पर बहस हुई, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर के खिलाफ है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो परिवार की डेफिनेशन होती है एक, उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा था। जैसे परिवार की डेफिनेशन क्या है? एक माता पिता, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो इसमें जो डेफिनेशन है, एक लड़का एक लड़की की ही डेफिनेशन दी गई है। तो उसी को बदलने के लिए बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे हैं इस समय। अब फ्यूचर में क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव यही हो सकता है कि जो फुल सब्सटैंटिव इंक्लूजन मिले और सोशल इक्वालिटी मिले, कि जो ट्रांसजेंडर मैरिजेस हैं और ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको पूरी तरीके से सोसाइटी अपना लेगी आगे फ्यूचर में जाके, और उनको भी सोशल इक्वालिटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, और एज अ पर्सन उनको देखा जाएगा। तो ये पूरा आपका टाइमलाइन है जो आगे होने वाला है उसका भी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ग्लोबल प्रोग्रेस मॉडल्स। तो दुनिया भर में क्या प्रोग्रेस चल रहा है और क्या है ये देखते हैं। तो पूरे ग्लोब में 3 देश ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों को लेके और LGBTQ लोगों को लेके बहुत आगे और ओपन माइंडेड चल रहे हैं। तीनों देश के नाम आपके सामने हैं, अर्जेंटीना, स्पेन और माल्टा। तो अर्जेंटीना क्यों है? अर्जेंटीना एक वर्ल्ड लीडर है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, लॉज विदाउट सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स। तो अर्जेंटीना इस समय सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लॉज में वर्ल्ड लीडर चल रहा है, और उनके लॉज ऐसे हैं कि सर्जिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है इसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में। स्पेन स्पेन का नाम क्यों आया? क्योंकि वो लीगल जेंडर रिकॉग्निशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया, आसान कर दिया। कैसे आसान किया? लेट ट्रांस 2023 में उनका लिटिगेशन एक सब्सटैंटिव लॉ लाए हैं सब, जिसमें अगर आपको लीगली खुद को ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें कोई हर्डल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, एकदम आसान, जैसे हवा पानी बहता है वैसे आप खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ट्रांसजेंडर। अब माल्टा की बात करें तो वो यूरोप में नम फर्स्ट रैंक पे इस समय चल रहा है। और किस लिए चल रहा है? कि जो LGBTQ+ पीपल हैं, ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन और लीगल अधिकार देने के लिए पूरे यूरोप में पहले स्थान पर माल्टा इस समय चल रहा है। तो ये 3 कुछ सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड कंट्रीज हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहुत अच्छे कानून लाए हैं और बहुत कुछ अभी कर रहे हैं।
तो स्पोर्ट्स एंड फेयरनेस डिबेट। अब स्पोर्ट्स को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है? तो स्पोर्ट्स में और फेयरनेस में क्या चल रहा है इस समय? लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत ज्यादा। लीगल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? फेयरनेस और सेफ्टी को बैलेंस कैसे किया जाए कंपटीशन में इंक्लूजन और डिग्निटी से, जो ट्रांस एथलीट्स होते हैं। हाँ, तो 15 मिनट बचा है हम लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर। तो फेयरनेस और सेफ्टी को इंक्लूजन और डिग्निटी से कैसे किया जाए, क्योंकि दिक्कत ये है, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है ये लीगल बैटल इसलिए अभी लड़ रही है क्योंकि अगर आप ट्रांस पीपल है, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म एज अ मर्द या सॉरी लड़का हुआ, और मैं खुद को एज अ लड़की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स में जब जाऊंगा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, तो जाहिर सी बात है मेरे में मसल मास ज्यादा है, मेरे में पावर ज्यादा है, मेरे में स्टेमिना ज्यादा है लड़कियों से। तो फेयरनेस और सेफ्टी का बहुत कंसर्न होता है स्पोर्ट्स में। तो इस तो लड़कियों के लिए फेयर नहीं होगा ये, क्योंकि मैं उनको आसानी से ओवर पावर कर सकता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और लड़कियों के लिए सेफ भी नहीं होगा, मान लीजिए पावर ज्यादा लग गई, लड़कियों को चोट भी आ सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये लीगल बैटल इस समय चल रहा है। अब सेकंड चीज है कंटेम्पररी रूलिंग्स। तो कंटेम्पररी रूलिंग्स क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो रूल किसको देख के करता है? फिजियोलॉजिकल मार्कर्स को देख के, कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारे शरीर का ढांचा कैसा है, हमारा मसल मास कितना है। तो ये सारी चीजें देख के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स रूलिंग देता है अपनी। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैं, जो मानवाधिकार के मामले देखती हैं, ऐसी जो न्यायालय है, वो क्या करता है? वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ओवरलुक कर देता है। तो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है उनके फैसले अलग होते हैं, और जो कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके फैसले अलग होते हैं। तो दोनों के रूलिंग्स क्लैश कर रहे हैं इस समय, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है इस समय। तो ये हो गया ये टॉपिक। अब पार्ट 8 पे चलते हैं। इंटर इंटरसेक्शनल इंटरसेक्शनैलिटी, द मैट्रिक्स ऑफ एडवोकेसी, सॉरी इंटरसेक्शनैलिटी। तो इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? तो बियॉन्ड सिंगल आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, कास्ट एंड जेंडर और इकोनॉमिक एक्सेस। तो कास्ट एंड जेंडर में पहले हम लोग देखते हैं, तो जो सोशल जस्टिस लॉ होता है वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, कि अगर दलित ट्रांस वुमेन है कि, तो उस वो अलग रियलिटी फेस करती है जो बदले श्रवण ट्रांस मैन के। तो आइडेंटिटी जो होती है वो मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर कोई ट्रांस वुमेन है, वो दलित है, तो उसकी रियलिटी और उसकी सिचुएशंस अलग आएंगी, क्योंकि सोसाइटी उसको अलग व्यू से देखेगी, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शनैलिटी भी आ जा रही है, क्योंकि वो कास्ट भी उसमें आ जाता है। और वहीं पे अगर कोई क्या कहते हैं श्रवण कास्ट का ट्रांस मैन होगा, तो उसको सोसाइटी अलग तौर से देखेगी, क्योंकि वहां पे भी एज वी नो कि इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो एक ये चीज हो गई। एक सेकंड चार्ज पे लगाना लैपटॉप थोड़ा। तो एक ये चीज हो गई। अब इकोनॉमिक एक्सेस देखते हैं, कि जस्टिस इज ओनली सर्व व्हेन द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, दोज हु विदाउट फाइनेंशियल और सोशल कैपिटल कैन एक्सेस लीगल प्रोटेक्शन इंटेंडेड फॉर देम। कि जस्टिस तभी सर्व हो सकता है जब कि जो मोस्ट मार्जिनलाइज, सबसे दबे कुचले लोग हैं, वो बिना फाइनेंशियल और सोशल कैपिटल के, बिना पैसे के या कम पैसों में ही लीगल प्रोटेक्शन जो उनके लिए बनाई गई है उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको मिल सकती है। तो वहाँ इकोनॉमिक डिवाइड भी एक तरह से पैदा हो जाता है। तो यहाँ बस आइडेंटिटी की चीज नहीं है, यहाँ पे कास्टिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सेस और मॉनिटरी चीजें, काफी मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में इस समय। तो चलिए आगे चलते हैं।
फ्यूचर लीगल फ्रंटियर्स, तो आगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं लॉ में और क्या क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो 3-4 बदलाव यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फैमिली लॉ में बदलाव आ सकता है कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो क्लियर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रास्ता बना दें एडॉप्शन और सरोगेसी के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को के लिए। एक ये है पुलिस रिफॉर्म्स, जो कि बहुत हाईली एंटिसिपेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस को सॉफ्ट ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग दिया जाए और उसको कोडिफाई किया जाए, क्योंकि आजकल आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं कि पुलिस बहुत बदतमीजी, बहुत ही घटिया तरीके से आम जनता से बात करती है। सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं है, किसी भी लोगों से। तो उनको सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर दी जाए। और हरासमेंट बाय लॉ इन्फोर्समेंट, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं जनता और सरकार के बीच में, उन वो जो हरास कर रहे हैं, हरासमेंट करते हैं, उसको बंद किया जाए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल पिटिशंस टू अ स्ट्रक्चर्ड नेशनल पॉलिसी, कि अभी तो जो भी चीजें होती है ट्रांसजेंडर के लिए, सिंगल सिंगल पिटिशन पीआईएल जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इसको चेंज करके इसमें रिफॉर्म्स लाके एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसको पूरा देश एक ही बार में माने, पूरे देश में एक ही पॉलिसी चले ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैकलॉग ऑफ केसेस भी बहुत है, ऊपर से सिंगल पिटिशंस भी बहुत सारी जाती हैं, तो जुडिशरी पे भी भार बहुत पड़ रहा है। तो एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल पॉलिसी की बहुत जरूरत है इंडिया में। और लास्ट है इंक्लूजन करिकुलम, मैंडेटिंग जेंडर डाइवर्सिटी एजुकेशन इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। तो जेंडर डाइवर्सिटी एजुकेशन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज लेवल में पढ़ाने की, ऐड करने की करिकुलम में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आगे जाके कास्टिज्म, रेसिज्म बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनका बीज स्कूल में, कॉलेज में ही पढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने से आगे की जो जनरेशन होगी वो मोर सेंसिटिव होगी टुवर्ड्स ईच ह्यूमन, और मानवाधिकार का बहुत आगे बढ़ेगा। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द पाथ टू इक्वालिटी फ्रॉम रिकॉग्निशन इन कोर्ट्स टू आइडेंटिटी इन एवरी होम एंड वर्क प्लेस। ठीक है। तो ये जो कोर्ट है कि इक्वालिटी का जो रास्ता है वो न्यायालय, कोर्ट्स में रिकॉग्निशन से लेके तब तक खत्म नहीं होता है जब तक हर एक घर और वर्क प्लेस पे लोग डिग्निटी से ना रह सकें। ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब ऐसे स्ट्रक्चर सारी चीजें बदलेंगे, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब इतना ही था आज का टॉपिक। अगर कोई किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले ये लाइन एक आप लोग पढ़ लीजिएगा, लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट इज अ लिविंग कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी। कि जो कानून है वो स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है, वो एक जिंदा वादा है, कमिटमेंट है मानवाधिकार से या मानवता से। तो इतना था। तो अब किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो। चलिए ठीक है, तो आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सैटरडे को नया टॉपिक लेके, और उम्मीद है इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़ेंगे और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन काल में इस्तेमाल करेंगे। नमस्ते आप सभी लोगों को।